हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वाई बी बायोलॉजी क्लासेस। आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं 11th की एनसीईआरटी के क्विक रिकैप के बारे में। कि जो 12th की एनसीईआरटी है वो ज़्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाते, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसकी शॉर्ट फॉर्म लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर सीरीज़ को। सबसे पहले जो डेफिनेशन है लाइफ की, उससे स्टार्ट करते हैं कि लाइफ होती क्या है। ये सारी चीज़ें जो इसमें लिखी हुई हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाई गई हैं। तो लाइफ इज़ ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल expressing through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction। कि लाइफ क्या है? लाइफ एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो केमिकल रिएक्शन है उनके थ्रू ये एक्सप्रेस होगी, यानी कि उनके थ्रू हमारी जो पूरी लाइफ है वो चलेगी। और इन केमिकल रिएक्शन की वजह से, इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से हमारी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो आएगी, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्सिवनेस है वो आएगी, हम एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन भी इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से पॉसिबल है। तो लाइफ की ये हुई डेफिनेशन। और क्या करते हैं कि इन डेफिनेशन में से जैसे यूनिक को हटा के उसकी जगह दूसरा वर्ड रख दिया एमसीक्यूज़ में, और ये लिख दिया कि ये एक्सप्रेशन है या नहीं केमिकल रिएक्शन का। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन में से भी 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव system which is capable of responding to external stimuli। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब कि वो खुद के जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, वो इवोल्व कर सकता है, इवोल्यूशन हमने पढ़ा है कि इवोल्व कर सकता है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम रखता है, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बाहर एनवायरनमेंट से जिस तरीके की भी स्टिमुलस मिली है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करने के कैपेबल है। देन हम बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये 5 प्रॉपर्टी बताई गई हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बट इनमें से ये 5 की 5 ट्रूली जस्टिफाई नहीं करती लिविंग ऑर्गेनिज्म को। नॉन लिविंग के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ की डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ ग्रोथ। तो ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीज़न। कि किसी भी सेल में जब सेल डिवीज़न होगा तो उसके नंबर बढ़ेंगे, और उन नंबर के साथ साथ में उनका जो मास है, उनकी जो मटेरियल, उनके अंदर का जो मास है वो भी बढ़ेगा। प्लांट के केस में जो ग्रोथ है वो उनकी लाइफ के हर फेज़ में होती है, मतलब थ्रू आउट लाइफ स्पैन उनके अंदर कंटिन्यूस ग्रोथ होगी। बट एनिमल में ऐसा देखने को नहीं मिलता। एनिमल के अंदर क्या होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, डॉग की बात करें, कैट की बात करें, जितने भी एनिमल हैं उनके अंदर एक एज के बाद जाके ग्रोथ रुक जाती है। हाउएवर सेल डिवीज़न अकर टू रिप्लेस द लॉस्ट ऑफ सेल। बट सेल डिवीज़न होता रहेगा ताकि जो सेल्स की डेथ हुई है, जो एपोप्टोसिस हुई है, जो लॉस हुआ है सेल का, उसे रिप्लेस किया जा सके। लेकिन ग्रोथ नहीं होगी, उसकी हाइट नहीं बढ़ती। बेसिकली ग्रोथ इज़ ए इंक्रीज इन मास एंड साइज। दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन। कि हमारे अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो ग्रोथ कहाँ से होती है? इनसाइड। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ कैसे होती है? आउटसाइड। कैसे? कि सरफेस के ऊपर एक्सटर्नली एक्यूमुलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती है और उनकी वजह से उनकी हाइट बढ़ती है। सो ग्रोथ इज़ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो ये वाला पॉइंट है
ये याद रखिए कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। देन हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट, कि पेरेंट के जैसा दिखने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसे प्रोड्यूस किया जाता है। दी मतलब अगेन प्रोडक्शन मीनिंग फॉर्मेशन, की खुद के जैसे की ही फॉर्मेशन करना। ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कि मेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट, नो गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन। नो गैमेट फ्यूजन फॉर्मेशन नहीं होगी तो फ्यूजन भी नहीं होगा, इधर गैमेट का फ्यूजन होगा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसके अंदर एक ही सेल हो। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, मतलब कि एक सेल है उसने डिवाइड किया तो उसकी 2 सेल बनी, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ भी हुई और ये उसके लिए रिप्रोडक्शन भी हुआ। तो सेल डिवीजन से उसमें दोनों काम होते हैं। इसी को हम, क्योंकि इसकी देखो ये कॉपी बना रहा है अपने जैसे इंडिविजुअल को फिर से बना रहा है, तो ये रिप्रोडक्शन भी हुआ और ग्रोथ में हमने क्या क्या कहा था, इंक्रीज इन नंबर, लेकिन इसके सेल के नंबर भी बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, ग्रोथ भी हुई। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो सेम है। अब जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन है उसे भी हम ग्रोथ की तरह ही जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं मानते, परफेक्टली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल है, वर्कर हनी बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो रिप्रोडक्शन है उसे हम परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मान सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं यूँ कहूँ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, तो म्यूल के बारे में अगर हम बात करें, म्यूल तो रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? बट हमें तो पता है भाई म्यूल अच्छा खासा चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ। इसके पास सेंसेस है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स कर सकता है, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहेंगे कि म्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, म्यूल तो लिविंग है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज नॉट ए परफेक्ट क्राइटेरिया लाइक ग्रोथ। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हमने कहा कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और क्यों नहीं है वो भी हमने एक्सप्लेन किया। देन हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, इट इंक्लूड बोथ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म कट मतलब ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म मतलब मेकिंग अप। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो जितने भी तरीके की हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो लिविंग सिस्टम के अंदर जितने भी तरीके की जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही हैं, उन सब बायोकेमिकल रिएक्शन का ये सम है। जो मेटाबॉलिज्म है इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगा ही चलेगा, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलता। फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके बेसिस पे हम क्या करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट हम क्या करते हैं कि उन्हें सेल फ्री सिस्टम में हमारी बॉडी के बाहर जो इन विट्रो कल्चर है उसमें भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को कर सकते हैं, बट वो किसी लिविंग थिंग के बारे में नहीं बताती, वो लिविंग रिएक्शंस हैं, और लिविंग रिएक्शन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट थिंग। तो जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी आई जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें,
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कितने सेल है और वो सेल किस तरीके से अरेंज है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से भी बना हुआ है, कुछ ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से ज़्यादा मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं। और उनके अंदर उन सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है कि वो सेल आपस में मिलके टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो सेल से मिलके बने हुए होंगे या फिर वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी आई, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एज एन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, पॉल्यूशन। कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने बाहर के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज या फिर बाहर के एनवायरनमेंट से उसे जो स्टिमुलस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स करे, इज़ नोन एज कॉन्शियसनेस। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अवेयर है, मतलब उन्हें पता है कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो भाई ऑब्वियसली अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसे पता है कि बाहर उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इसे हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कि जो लिविंग होगा उसके पास कॉन्शियसनेस होगी और जो नॉन लिविंग होगा उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होगी। ह्यूमन इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। कि ह्यूमन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसके अलावा किसी भी दूसरे एनिमल के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। देन इफ वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये तो हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड के बारे में। The number and types of organism present on earth refer to biodiversity। कि क्या है बायोडाइवर्सिटी? बायो मीनी लाइफ, डाइवर्सिटी मीनी वेरिएशन या कि वेरियस फॉर्म। कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके कितने नंबर हैं और वो कितने टाइप में प्रेजेंट है। कि बहुत सारे टाइप में तो उनके ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, उनके बहुत सारे नंबर होंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन। कि इतने मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। Then definition of taxonomy. Taxonomy is the study of identification, classification and nomenclature of organism। कि टैक्सोनॉमी क्या है? ये स्टडी है कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म मिला ना उसे आइडेंटिफाई करो, उसका क्लासिफिकेशन दो आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, फिर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो उसके फीचर्स हैं उनका नाम दे दो। सिस्टमेटिक्स क्या है? ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या फिर फाइलोजेनिक। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट डील विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। कि जो फाइलोजेनी है ये उसको बताता है कि जो इवोल्यूशन कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अगर इवोल्यूशन के बेसिस पे देखे वो किस तरीके से रिलेशन रखता है, उस टाइप के अरेंजमेंट को हम सिस्टमेटिक्स में रखेंगे। लीनियस थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरली, उनकी बुक थी। बेसिक प्रोसेस क्या होती है टैक्सोनॉमी की? करेक्ट, सबसे पहले हमें करना पड़ता है करेक्टराइजेशन, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक्सटर्नल करेक्टर, इंटरनल करेक्टर, जो हमें बाहर से ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है। देन अगर हम जैसे हमने कोई फ्लावर लिया, कोई हमें नया पौधा मिला है, कोई प्लांट की नई वैरायटी मिली है, हमने क्या किया? सबसे पहले तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखा। फिर हम क्या करेंगे कि उसका डाइसेक्शन करके उसे कट करके उसका टीएस को कट करेंगे, एलएस को कट करेंगे और उसके अंदर के फीचर्स को देखेंगे कि किस तरीके का उसके अंदर बंडल्स का अरेंजमेंट है, क्या सब है।
उसके फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, फ्लावर के एंथर की अरेंजमेंट क्या है, कैलिक्स कोरोला ये सब कैसे अरेंज है। तो ये उसके करेक्टर हैं, उन करेक्टर को हमने समझा। समझने के बाद उसके इन इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम देखते हैं कि उसकी सेल किस तरीके की है, उसकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो कैसे हुई है, वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में मिल रहा है, उसकी जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो क्या है। इन सब करेक्टर को स्टडी करने के बाद हम करते हैं उसे आइडेंटिफाई, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो हमारे पास करेक्ट डिस्क्रिप्शन है उसके साथ में हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके करेक्टर को मिलाएंगे और पता करेंगे कि ये कौन सी स्पीसीज़ है, ये किसकी सब कैटेगरी है, या फिर ये कोई नई ही स्पीसीज़ है। फिर हम उन करेक्टर के बेसिस पे उसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख देंगे, टेक्सा में रख देंगे। और टेक्सा में रखने के बाद जो रूल्स है नोमेनक्लेचर के उनको फॉलो करते हुए हम उसका नाम देंगे, ताकि पूरे वर्ल्ड में वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो हमने जो भी चीज़ डिस्कवर की, जो प्लांट लिया है, उसका एक पर्टिकुलर नाम पूरे वर्ल्ड में चले। जो सिस्टम है नेमिंग का, वो दो कंपोनेंट में हम देते हैं, जिसे बोला जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये प्रपोज किया था लीनियस ने, सबसे पहले लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था। अगर हमें बॉटनिकल नेम देना है तो उसके रूल बनाए गए हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में, ICBN के थ्रू हमें नेमिंग करनी पड़ेगी। अगर हमें किसी एनिमल का नाम देना है तो हमें जूलॉजिकल नेम देना है तो हमें ICZN के जो रूल्स हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं, हमें वो फॉलो करते हुए नेमिंग करनी पड़ेगी, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। अब पूरे जो यूनिवर्सल रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, अगर हम उनकी बात करें तो कुछ इनके रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। जैसे जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो लैटिन में दिए जाएंगे, वो लैटिनाइज्ड होंगे, लेकिन जब हम उन्हें हैंड रिटन करते हैं तो वो इटैलिक्स में होता है, थोड़ा सा ऐसे। जब हम क्या करते हैं उसे टाइप करते हैं तो इटैलिक्स में टाइप करेंगे, थोड़े से टेढ़े। और जब हम उन्हें हैंड रिटन करते हैं तो उनके नीचे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। यहाँ हमने 3 चीज़ें सीखी कि जब हम हैंड रिटन कर रहे हैं, लाइक कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम, तो जब हमने ये हाथ से लिखा तो हमने क्या किया, इसके नीचे ऐसे सेपरेटली दोनों के नीचे अंडरलाइन की है। लेकिन अगर इसी नाम को मैं टाइप करूं तो उसे, जैसे ये इटैलिक्स लिखा हुआ है, इसमें थोड़े से टेढ़े, जैसे ये लिख रखा मैंजीफेरा इंडिका, ये हैंड रिटन नहीं है, ये टाइप्ड है, तो ये थोड़ा सा इटैलिक्स में है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है। और हमने क्या किया है, हैंड रिटन किया है, सीधा लिखा है, तो इसके नीचे तो देखो कोई भी अंडरलाइन नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इसके नीचे अंडरलाइन की है सेपरेटली। और ये नाम क्या है, ये एक लैटिन लैंग्वेज का नेम है। फिर जो फर्स्ट वर्ड है ये वाला फर्स्ट, उसे हम जीनस का नेम बोलते हैं, जेनेरिक नेम बोलते हैं। और जो सेकंड वर्ड है उसे हम बोलते हैं कि ये स्पीसीज़ का नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है। और जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल, और जो स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर होगा वो होगा, हमें स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा। ये कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, ये स्टार्ट होगा विद कैपिटल लेटर और ये स्टार्ट होगा विद स्मॉल लेटर। तो ये ही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे होमो सैपियंस, होमो रिप्रेजेंट द जीनस एंड सैपियन रिप्रेजेंट द स्पीसीज नेम। अब नेम ऑफ ऑथर की बारी आए तो जैसे जो मैंजीफेरा इंडिका है वो लीनियस ने दिया था, तो हम इसके पीछे क्या कर देंगे, लिन। एब्रीवेटेड फॉर्म, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ लिन लिखना है। एब्रीवेटेड फॉर्म में जो बायोलॉजिकल नोमन नेम है उसके पीछे एब्रीवेटेड फॉर्म में हमें क्या करना है, ऑथर का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। देन हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच
ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक। ये आपको जितनी भी कैटेगरीज दिख रही हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज हैं, रैंक है ये उनकी। करेक्टर के बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ ऑफ करेक्टर के बेसिस पे उन्हें अलग अलग किंगडम में रखा जाता है, उनकी अलग फाइलम होती है, फिर उनकी क्लास होगी। जैसे हम एग्जांपल लें ह्यूमन का, होमोसैपियन का, तो इसके अंदर अगर हम होमोसैपियन का किंगडम देखें तो एनिमेलिया, फाइलम या डिवीज़न देखें, हमारा डिवीज़न है कोर्डेटा। फाइलम इज़ यूज्ड फॉर फाइलम यूज़ होता है एनिमल के लिए, और जो डिवीज़न है वो यूज़ होता है प्लांट के लिए। तो हमारी फाइलम क्या है, कोर्डेटा। जैसे फाइलम हम करते हैं ना, पोरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्क्लेमेंथिस, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, उसी तरीके से फाइलम कोर्डेटा। और क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सैपियन। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट ए टेक्सोनोमिक हायरार्की, कि जितनी भी ये कैटेगरीज हैं अगर इन्हें हम एक साथ बोलें तो इन्हें क्या किया कहा जाएगा कि इनका जो पूरा एक साथ इन्हें क्या बोलेंगे कि ये एक टेक्सोनोमिक हायरार्की है। और जो ये अरेंजमेंट है ऐसे ऊपर की ओर, तो इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, कि छोटे से बड़े की ओर जाना, कि किंगडम सबसे सुपीरियर है। ईच कैटेगरी और टैक्सोन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कि अगर हम किसी स्पीसीज़ को सैपियन में रख रहे हैं ह्यूमन की, तो फिर उसका अपना क्लासिफिकेशन है। जीनस को हम अलग क्लासिफिकेशन के बेसिस पे रखते हैं, कि जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है कि कुछ करेक्टर के बेसिस पे हमने स्पीसीज़ को क्लासिफाई किया, फिर स्पीसीज़ के कुछ करेक्टर की बेसिस पे हमने जीनस को क्लासिफाई किया, जीनस और स्पीसीज़ के कुछ करेक्टर के बेसिस पे हमने फैमिली को क्लासिफाई किया। फिर हम बात करते हैं कि स्पीसीज़ क्या होती है। स्पीसीज़ इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। जॉन रे ने आई थिंक ये टर्म दी थी स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्या है, एक ग्रुप है ऐसे ऑर्गेनिज्म का, एक तो वो सिमिलैरिटी रखते हैं कि दिखने में एक जैसे होंगे, जैसे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डॉग, सारे डॉग एक जैसे दिखते हैं, और डॉग ही आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। डॉग कैट के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती, तो डॉग की अपनी स्पीसीज़ है और कैट की अपनी स्पीसीज़ है। कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल है इंटरब्रीड करने के, ताकि वो जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है उसे प्रोड्यूस कर सकें। ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। और इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंगो, इनके दे रखे हैं स्पीसीज़ इंडिका, पोटैटो की स्पीसीज़ ट्यूबरोसम, नाइट शेड की स्पीसीज़ निग्रम, टोमेटो की लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल मेलोंजिया, लायन लियो, टाइगर टाइग्रिस, लियोपर्ड पर्डस, मैन सैपियन। अब इन सारी स्पीसीज़ के जो, जैसे मैंगो है, मैंगो पोटैटो के साथ में इंटरब्रीड नहीं कर सकता, मतलब मैंगो की जो वो आती है, सीड आता है, गुठली आती है, उससे पोटैटो का प्लांट नहीं लग सकता। जो पोटैटो की आइज़ हैं उनसे मैंगो का प्लांट नहीं लग सकता। तो ये अलग अलग स्पीसीज़ हैं। फिर ऐसा बहुत सारी यूँ होता है कि बहुत सारी स्पीसीज़ को हम एक जीनस में रख सकते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उनकी जो क्लोजनेस है, रिलेटेडनेस है, उसके बेसिस पे। तो जीनस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द एग्रीगेटेड और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़। तो जीनस क्या है, जीनस इज़ द एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, कि आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का ग्रुप क्या कहलाएगा, जीनस। जैसे हमने क्या किया कि ये सबको एक ही जीनस में रखा, इनको एक ही जीनस में रखा। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आर स्पीसीज ऑफ सेम जीनस सोलेनम। लायन, लियोपर्ड एंड टाइगर
are species of genus Panthera. This genus differ from genus Felis, genus of cat. कि जो पैंथीरा है वो कैट के जीनस से अलग है। इसका मतलब कैट की जो स्पीसीज है वो अलग है फ्रॉम लियो टाइग्रिस एंड लियोपर्ड से। फैमिली की बात करें तो क्लोजली रिलेटेड जीनस का जो ग्रुप है उसे हम एक फैमिली में रखेंगे। जैसे सोलेनेसी फैमिली, जिसके अंदर हमने जीनस सोलेनम को रखा, जीनस पिटूनिया को रखा एंड जीनस धतूरा को रखा। इन तीन जीनस सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, इनके करेक्टर आपस में काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जिस वजह से हमने इन्हें एक फैमिली में उठा के रख दिया सोलेनेसी में। फिर जो फैमिली है फेलिडी, वो जीनस पैंथीरा और फेलिस को इंक्लूड करती है कि जो लायंस है, टाइगर है, लियोपर्ड है और जो कैट है, उनके जीनस को उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं तो हमने उन्हें एक फैमिली में रख दिया। फिर ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, कि एक जैसे फैमिली के जो ग्रुप हैं उसे हमने एक ऑर्डर में रख दिया। जैसे जो पोलिमिनेल्स है उसमें फैमिली कॉन्वोलेसी आएगी और सोलेनेसी। कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी फैमिली के बहुत सारे फीचर्स एक जैसे हैं, इसलिए हमने उन्हें एक ऑर्डर में रख दिया। एक ऑर्डर कार्निवोरा, जिसके अंदर कार्निवोर्स की जो कैनिडी है और जो फेलिडी है, जो कुत्ते और बिल्ली वाली फैमिली है, हमने उसे एक ऑर्डर में रखा कार्निवोरा में। क्लास, एक जैसे ऑर्डर के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें अगर हम असेंबल करें तो एक क्लास बनती है। जैसे जो ऑर्डर प्राइमेटा है और जो ऑर्डर कार्निवोरा है वो सिंगल क्लास मैमेलिया में आएंगे। कि जो प्राइमेट है, जो ह्यूमंस हैं, ओरंगुटन है, गोरिल्ला है, एप्स हैं, वो सारे प्राइमेट है। कार्निवोरा में जो कुत्ते हैं, बिल्ली है, वो कार्निवोरा है, टाइगर है, लॉयन है, लियोपर्ड है, लेकिन वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं। उनकी क्लास क्या है? मैमेलिया। कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर मिलेंगे और उनके पास, उनकी जो फीमेल है उनके पास निप्पल मिलेंगे, मेल के पास भी निप्पल है। तो इस करेक्टर के बेसिस पे उन्हें एक क्लास में रखा, मैमेलिया में। फिर हम फाइलम या डिवीज़न की बात करें, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल, डिवीज़न इन केस ऑफ प्लांट्स। जब बहुत सारी जो रिलेटेड फैमिलीज़ हैं अगर उनका ग्रुप बने तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं फाइलम। इट इज़ द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस। क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, इन्हें हम एक फाइलम के अंडर रखते हैं, कोर्डेटा के अंदर, क्योंकि इनके जो जनरल करेक्टर हैं कोर्डेट के वो इन सब में प्रेजेंट है। कि डोर्सल होलो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, फेरेंजियल गिल स्लिट का प्रेजेंट होना और वेंट्रल हार्ट का प्रेजेंट होना। फिर हम बात करते हैं किंगडम की। किंगडम में हम किन्हें रखेंगे? ऐसी फाइलम जिन जो आपस में एक जैसी सिमिलैरिटीज़ रखती हों उन्हें हम एक किंगडम में रखेंगे। जैसे कि किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हम वर्टिब्रेट भी रखते हैं, इनवर्टिब्रेट भी रखते हैं। पोडिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस, ये सारे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, यूरोकोडेट, ये सारे किंगडम एनिमेलिया में आएंगे क्योंकि इनकी जो फाइलम है वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं। देन जो ऑर्गेनिज्म है उनकी टेक्सोनॉमी कैटेगरीज दे रखी हैं। जैसे बायोलॉजिकल नेम है होमोसैपियन, और हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम। तो इनकी स्पीसीज़ क्या हुई हमें दिख रहा है, इधर से ये स्पीसीज़ का नाम है, ये इनकी स्पीसीज़ है। देन जीनस कौन सा होगा? ये इनके जीनस है, मस्का, मैंजीफेरा, ट्रिटिकम, होमो। फैमिली होमोनिडी, मस्कीडी, एनार्काडिएसी एंड पोएसी। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो एनिमल हैं उनकी फैमिली के पीछे IDAE आ रहा है और जो प्लांट्स हैं उनकी फैमिली के पीछे ये ACEAE आ रहा है। ऑर्डर की बात करें, प्राइमेटा, डिप्टेरा, स्नैपटेल्स एंड पोएल्स, इनके ऑर्डर के पीछे ALES लगता है। क्लास की बात करें, मैमेलिया, इंसेक्टा, ये डाइकोट से बिलोंग करता है। मैंगो और वीट मोनोकोट से बिलोंग करता है। फाइलम की बात करें, डिवीज़न की बात करें, कोर्डेटा,
आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया प्लांटी और प्लांटी। तो जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर कम होते जाते हैं। जैसे स्पीसीज में जिन हम ऑर्गेनिज्म को रखेंगे उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे, और ऊपर जाएंगे तो उनकी जो सिमिलैरिटी है वो कम होती जाएगी। तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती है। जैसे किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो एनिमल में हम उसको जैसे ऑक्टोपस को भी रखते हैं और एनिमल में हम कैट को भी रखते हैं, बट ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन है तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर हायरार्की में प्रोसीड करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं और नंबर ऑफ डिसिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आते हैं नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे एनिमेलिया में हम पोरीफेरा को भी इंक्लूड करते हैं और ह्यूमन को भी करते हैं, लेकिन कोर्डेटा में हम उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जिनके पास डोर्सल होलो नोटोकॉर्ड होगी। मैमेलिया में हम उन्हें इंक्लूड करेंगे जिनमें मैमल्स के करेक्टर होंगे, जैसे कि पूरी बॉडी पे हेयर होना और निपल्स का होना। फिर देन प्राइमेटा में हम और सिमिलर ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, होमिनिडी में हम और सिमिलर ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, होमो में हम और सिमिलर को रखेंगे, और सैपियन में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ वाले ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। फिर हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक एड्स की, और उसी के साथ में प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन से। टेक्सोनोमिकल एड में अगर हम बात करें हर्बेरियम की, तो व्हाट इज हर्बेरियम? इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड preserved on the sheet and are arranged according to universally accepted classification। कि हर्बेरियम में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट को ड्राई करके, प्रेस करके और एक सीट के ऊपर प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखते हैं। जैसे ये कोई हर्बेरियम शीट है, इसके इस कोने में हम उसके जो कलेक्टर का नाम है, डेट ऑफ कलेक्शन है, उसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, बोटेनिक वो लोकल नेम लिखते हैं उसका, और जो जिस जगह से उसे कलेक्ट किया है उसकी लोकेशन लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, डेट लिखते हैं। इसके अलावा जो जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम लिखते हैं कि इसका जो कलेक्टर है वो कौन है। ऐसे ये 6-7 करेक्टर लिखे जाते हैं इधर कोने में, और यहाँ पर जो स्पेसिमेन है उसे ड्राई करके, प्रेस करके और प्रिजर्व कर दिया जाएगा, पूरा पैक कर दिया जाता है हर्बेरियम में, हर्बेरियम सीट के ऊपर। और इसका इंग्लिश नेम भी लिखते हैं, लोकल नेम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग बॉटनिकल नेम और लोकल नेम, इंग्लिश नेम, 3 करेक्टर ये हो गए। साथ में कलेक्टर का नाम लिखते हैं और फैमिली लिखते हैं कि किस फैमिली से ये बिलोंग करता है, इसकी डेट एंड टाइम और कौन से प्लेस से, कौन सी लोकेशन से ये हमने कलेक्ट किया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर हम इस कोने में लिखेंगे। जो हर्बेरियम है उसे हम यूज़ करते हैं एज एन रेफरेंस मटेरियल, कि हमने जैसे क्या किया हर्बेरियम में उसके बारे में, प्लांट के बारे में सब कुछ उसका लिख के, मतलब उसके बारे में हमें पूरा डिस्क्रिप्शन पता है। हमने जैसे किसी दूसरे प्लांट की स्टडी करनी है उसके कंपैरिजन में, तो हम जंगल में नहीं जाएंगे, उसे सर्च नहीं करेंगे, हर्बेरियम शीट को निकालो, उसकी स्टडी करो, देखो कौन कौन से करेक्टर सिमिलर है और उस बेसिस पे न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट का नाम दे दो। बॉटेनिकल गार्डन की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड गार्डन है, इनके अंदर जो लिविंग प्लांट्स हैं फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, उनका कलेक्शन होता है कि रेफरेंस के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉटेनिकल गार्डन में हम प्लांट को रखते हैं। हर एक प्लांट को लेबल किया जाता है उसके बॉटेनिकल नेम से और उसकी फैमिली से। 2 चीज़ें याद रखना, उनका बॉटेनिकल नेम हमें पता होना चाहिए और उनकी फैमिली पता होना चाहिए बॉटेनिकल गार्डन में। फेमस बॉटेनिकल गार्डन कौन से हैं? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन एट कीव इंग्लैंड, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन एट होवार्ड इंडिया में,
एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया में। बायोलॉजिकल म्यूजियम की बात करें तो ये म्यूजियम में हम दोनों चीज़ को रखते हैं, प्लांट को और एनिमल को, प्रिजर्व्ड फॉर्म में फॉर फर्दर रेफरेंस और स्टडी के लिए। म्यूजियम में हम क्या रखते हैं, ए स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेनर और जार। जैसे कि हम अपना लैब में भी देखते हैं, स्पेसिमेन को जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ख़राब ना हो, इसलिए उसे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डाल के और फर्दर स्टडीज़ के लिए रखते हैं। म्यूज़ियम में भी इसी तरीके से कलेक्ट करते हैं। जो प्लांट और एनिमल है उनके ड्राई स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है। इंसेक्ट बॉक्स बनाया जाता है। पहले इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, किल करके, पिनिंग करके और उसे इंसेक्ट बॉक्स के अंदर प्रिजर्व करेंगे। और जो लार्ज मैमल्स या बर्ड्स हैं उनकी स्टफिंग करके उन्हें रखा जाएगा, मतलब कि उनके अंदर के जो ऑर्गन है उन्हें निकाल के उसके अंदर दूसरा ना ख़राब होने वाला स्टफ़ करके रख के और प्रॉपर शेप में उस ऑर्गेनिज्म का डमी रखा जाता है। लिविंग था कभी वो डमी। और एनिमल के स्केलेटन का, जैसे हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो डायनासोर का स्केलेटन दिखता है, थोड़ा बहुत पार्ट उनके राइनो का स्केलेटन दिखता है। तो जो एनिमल का स्केलेटन है उसका कलेक्शन बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में किया जाता है। फिर हम बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क की। जूलॉजिकल पार्क आर द प्लेसेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, कि ह्यूमन ही उनके बिहेवियर को स्टडी करके उनके लिए फूड, उनकी जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उसे केयर देंगे। तो एक आर्टिफिशियल सा नेचुरल की तरह एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के लिए। और उन्हें जनरली जो वाइल्ड एनिमल है जिनका जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ रहे हैं उन्हें वहाँ प्रिजर्व किया जाएगा। और जो लोग हैं उन्हें देखने जाते हैं तो उनके देखने के लिए टिकट रखते हैं और उसी मनी से उसको जो जूलॉजिकल पार्क है उसकी केयर की जाएगी। फिर हम बात करते हैं की इज़ एन एनालिटिकल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़, कि सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम एक मेथड रखते हैं, एनालिटिकल मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड दिस एनालिटिकल मेथड इज़ नोन एज की। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर जनरली इन ए पेयर। और उन जो पेयर होता है कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का, जैसे कि एक स्टेटमेंट हाँ में है, दूसरी स्टेटमेंट ना में है, तो ये एक पेयर हो गया कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का, उसे हम क्या बोलते हैं, कपलेट। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। जैसे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हमने पी में भी पढ़े थे कि जो पोड है वो ग्रीन भी हो सकती है, फ्लैटेंड हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, और येलो हो सकते हैं सीड्स, ग्रीन हो सकते हैं। तो वो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, उनका जो पेयर बनता है उसे हम कपलेट बोलते हैं। हर एक कपलेट है उनके पास दो अपोजिट ऑप्शन होते हैं, ओनली रेलिवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। हर एक स्टेटमेंट है की में उसे हम लीड बोलते हैं। तो ये जनरली ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे, कि एक तो यहाँ से कि की है क्या, कपलेट क्या है और लीड क्या है। स्टेटमेंट को हम लीड बोलते हैं और कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के पेयर को हम कपलेट बोलते हैं। अब ये 4 जो डेफिनेशंस हैं ये अच्छे से आप याद रखें कि फ्लोरा क्या है, मैनुअल क्या है, मोनोग्राफ क्या है और कैटलॉग क्या है। फ्लोरा इज एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ ए गिवन एरिया। हमें क्या करना है कि ये जो वर्ड है गिवन एरिया, ये याद रखना है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीज़ हैं, प्लांट की स्पीसीज़, फ्लोरा एंड फ्यूना में डिफरेंस है। फ्यूना इज़ यूज्ड फॉर एनिमल इन ए गिवन एरिया, फ्लोरा इज़ यूज्ड फॉर प्लांट स्पीसीज ऑफ ए गिवन एरिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया की जो प्लांट स्पीसीज है उसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट इज नोन एज फ्लोरा। मैनुअल द रिकॉर्ड
that contain information for identification of name of species found in an area। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो जितनी भी स्पीसीज मिलती हैं उनके नेम, उनका आइडेंटिफिकेशन जो रिकॉर्ड कंटेन करता है, जो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रखता है, उसे हम मैनुअल बोलते हैं। जैसे कि हमारी बुक का भी एक मैनुअल पेज होता है जिसके अंदर हमें पता लगता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, उसी तरीके से मैनुअल से हमें पता लगता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है। मोनोग्राफ क्या होगा कि एक टैक्सोन के बारे में जो रिकॉर्ड है, एक टैक्सोन की इंफॉर्मेशन कंटेन करने वाला जो रिकॉर्ड है इज नोन एज मोनोग्राफ। कैटलॉग क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज़ की स्पीसीज़ का उन्हें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना, ABCD के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना इज़ नोन एज कैटलॉग। तो ये जो भी चीज़ें अभी पढ़ाई हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम जनरली NCERT में हाईलाइट करके रखते हैं वो ये सारे पॉइंट्स हैं। और ये मॉडल क्वेश्चंस आपके लिए हैं कि कॉन्शियसनेस इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। और ये चीज़ अभी मैंने डिफाइन की थी। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट टू वर्ड एंड फिल अप द फोर्थ प्लेस। किंगडम मोनेरा, मोनेरा किंगडम, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। जैसे मोनेरा कहाँ गया, ICBN तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए क्या होगा, हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक है अगर किंगडम तो लोवेस्ट टेक्सोनोमिक रैंक क्या होगी। मोनेरा एक किंगडम है तो प्राइमेटा क्या है, अभी हमने बात की थी कि प्राइमेटा क्या है, ऑर्डर है या क्लास है, ये आप बताएंगे। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए ICBN है तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए ICZN होगा। हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी अगर किंगडम है तो सबसे लोवेस्ट कौन सी होगी, स्पीसीज। अब ये ऑर्डर दे रखा है, इसे रीअरेंज करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर अभी हमने पढ़ा था, तो डिसेंडिंग हम पता कर सकते हैं। और इसको हम जो ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी है इसे याद करने के लिए एक ऐसे याद कर सकते हैं, कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉट सिक। अगर हम इसे ऐसे अरेंज करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, और अगर इसे ऐसे एरो लगा देंगे तो ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर होगा कि सबसे ऊपर हमने लिख दी एनालाइज द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम, पेंथीरा टाइग्रिस। इन्हीं के बारे में जो मिस्टेक है वो करेक्ट करनी है। तो हमें सीधा सा पता है भाई यहाँ पर क्या है, ये P बड़ा आना चाहिए और T छोटा आना चाहिए। और जब हम हैंड रिटन करते हैं तो इन्हें अंडरलाइन, अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो ये इटैलिक्स में होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे ये I छोटा आएगा। और इनके कॉमन नेम भी बताने हैं कि ये टाइगर, ये मैंगो। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं वो आप करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।